कभी सोचा है कि गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन से भी बहुत पहले भारत के एक कोने में एक आदिवासी समुदाय बिना हथियार उठाए अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था। आज हम टाना भगत आंदोलन की उसी अनसुनी कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जहां अध्यात्म और आजादी की लड़ाई एक हो गई थी। तो सवाल यह है कि भारत का पहला पूरी तरह से नॉन वायलेंट ट्राइबल मूवमेंट यानी अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा था? जी हां, इसका जवाब है टाना भगत आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। तो चलिए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये जानेंगे कि ये विद्रोह बाकी सबसे अलग क्यों था। फिर समझेंगे कि इसकी जड़ें कहाँ थीं, इसके पीछे की सोच क्या थी, ये कैसे एक राष्ट्रीय ताकत बना और आखिर में आज इसकी विरासत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये आंदोलन इतना अनोखा था क्यों? देखिए, 21 अप्रैल 1914 को जब ये शुरू हुआ तो ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें आध्यात्मिक शुद्धि और राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई दोनों एक साथ चल रही थी। अगर इसे एक लाइन में डिफाइन करना हो तो टाना भगत आंदोलन उरांव जनजाति का एक सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट था। इसमें उन्होंने अपनी संस्कृति को साफ सुथरा करने के लिए गांधी जी के अहिंसक तरीकों को अपनाया और ब्रिटिश राज का विरोध किया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस आंदोलन की नौबत आई ही क्यों? इसके लिए हमें उस वक्त के छोटा नागपुर के हालात को समझना होगा, जहां उरांव जनजाति के लोग रहते थे। उस वक्त उरांव समुदाय, आप समझिए, कई मुसीबतों से घिरा हुआ था। ब्रिटिश नीतियों के कारण उनकी अपनी ही जमीनें उनसे छिन रही थीं। जमींदार और साहूकार उनका खूब शोषण कर रहे थे। उनसे बेगार करवाई जाती थी, मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम, और ऊपर से भारी भरकम टैक्स का बोझ अलग। इन सब के बीच उनकी अपनी पहचान, उनका कल्चर भी खत्म हो रहा था। और ऐसे ही मुश्किल दौर में एंट्री होती है एक दूरदर्शी नेता की, जतरा भगत। उनके पास सिर्फ विरोध का प्लान नहीं था, बल्कि अपने समाज को पूरी तरह से सुधारने का एक विजन था। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि जतरा भगत की सोच कितनी गहरी और कितनी बड़ी थी। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। उन्होंने कल्चरल लेवल पर पारंपरिक खेती की वापसी, धार्मिक तौर पर सिर्फ एक ईश्वर की पूजा, सामाजिक तौर पर शराब और पशु बलि जैसी बुराइयों को खत्म करने और राजनीतिक तौर पर स्वशासन का लक्ष्य रखा। ये एक पूरी क्रांति का ब्लूप्रिंट था। हाँ, हर बड़े आंदोलन की तरह यहां भी एक छोटा सा वैचारिक मतभेद हुआ। शिबू भगत के नेतृत्व में एक ग्रुप बना, जुलाहा भगत, जिन्होंने कुछ नियमों में ढील दी। वहीं जो मूल अनुयायी थे, यानी अरुआ भगत, वो अपने सख्त शाकाहारी और तपस्वी सिद्धांतों पर टिके रहे। लेकिन इस छोटे से मतभेद के बावजूद आंदोलन का मूल मकसद एक ही रहा। अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़, कैसे एक लोकल सुधार आंदोलन धीरे धीरे एक नेशनल फोर्स बन गया। ये इस आंदोलन के सफर का सबसे अहम पड़ाव था। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। 1914 में शुरुआत हुई, लेकिन 1916 में जतरा भगत की दुखद मौत हो गई। ये किसी भी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता था, है ना? लेकिन टाना भगतों का इरादा इतना पक्का था कि आंदोलन रुका नहीं। 1921 में ये सीधे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ा और 1940 आते आते ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक मजबूत हिस्सा बन चुका था। सिर्फ ये नंबर देखिए, 400 रुपए। अब आज के जमाने में ये शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन जरा सोचिए 1940 में इसकी क्या कीमत रही होगी, खासकर उस समुदाय के लिए जिसने ये दिए थे। ये 400 रुपए उस गरीब आदिवासी समुदाय ने अपनी मेहनत से जोड़कर महात्मा गांधी को 1940 के रामगढ़ कांग्रेस सेशन में दिए थे। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये आज़ादी की लड़ाई के लिए उनके अटूट भरोसे और एक बहुत बड़े बलिदान की निशानी थी। खुद महात्मा गांधी ने जतरा भगत के बारे में कहा था, मेरे सबसे उत्साही अनुयायी। गांधी जी का ये एक वाक्य ही दिखाता है कि वो इस आदिवासी नेता का कितना सम्मान करते थे। वो टाना भगतों के अहिंसक सिद्धांतों और अनुशासन के कायल थे। तो आखिर में सवाल यह है कि इस आंदोलन की विरासत क्या है? इसने हमारे इतिहास पर ऐसी क्या छाप छोड़ी जो आज भी इतनी जरूरी है? ये चार्ट एक तस्वीर में पूरी कहानी कह देता है। देखिए, भारत में और भी कई महान आदिवासी विद्रोह हुए, संथाल, मुंडा, कोल, जो जरूरत पड़ने पर हिंसक भी हुए। लेकिन टाना भगत आंदोलन अपनी शुरुआत से लेकर आखिर तक सख्ती से, पूरी तरह से अहिंसक रहा। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी ताकत थी। और अच्छी बात यह है
कि आज़ादी के बाद देश ने टाना भगतों के बलिदान को भुलाया नहीं। 1948 में एक कानून बनाकर उनकी जब्त की हुई जमीनें लौटाई गईं और 2017 में खासतौर पर उनके विकास के लिए एक अथॉरिटी भी बनाई गई। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि कैसे एक आंदोलन जो अपनी संस्कृति और समाज को सुधारने के लिए शुरू हुआ, वो देश की आज़ादी की लड़ाई की इतनी बड़ी ताकत बन गया। टाना भगत आंदोलन की ये यात्रा इस बात का सबूत है कि कैसे आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक न्याय की लड़ाई एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की नींव बन सकती है।